महासंग्राम 2022 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे रुद्रपुर के गांधी पार्क में लगे राष्ट्रीय सरस मेले का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया और इस दौरान सीएम ने मेले में लगे स्टॉलों का निरीक्षण भी किया है। सरस मेले में पहाड़ी उत्पादों के साथ ही कई तरह से स्टॉल लगाए गए हैं और इस सरस मेले उत्तराखंड सहित 29 प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों के 160 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें समूहों की ओर से तैयार हैंडीक्राफ्ट कपड़े सहित अन्य उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं। सरस मेले निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मंत्र है लोकल फॉर वोकल को और अधिक प्रदान करते हैं ऐसे लोगों को जो हमारे बहुत उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनको ऐसे मेलों से आगे आने का अवसर मिलने के लिए हमने सहायता राशि घोषित की। वो सभी को मिल रही है। निकट भविष्य में हम क्योंकि स्वरोजगार और बढ़े है, ये सब लोग और अच्छा काम करें, इनकी जो प्रतिभाएं हैं वो आगे आएँ, उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय सरस मेले का शुभारंभ करने के बाद काशीपुर बाईपास रोड में प्रसिद्ध राजमा चावल के ठेले में पहुंच गए और अचानक सीएम को काफिले के साथ पहुंचने से ठेली लगाने वाले राजा राम और अन्य ग्राहक भी हैरान रह गए। सीएम के साथ ही प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक राजकुमार ठुकराल, जिला अध्यक्ष शिव अरोरा और अन्य लोगों ने राजमा चावल का स्वाद लिया। सीएम ने राजमा चावल के स्वाद की तारीफ की। करीब 20 मिनट तक सीएम वहां रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रदेश के तूफानी दौरे कर रहे हैं और हर रोज ही लोगों के बीच जा रही हैं। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा खटीमा में उनकी गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी गीता धामी ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए कैंपेनिंग कर रही हैं। गीता धामी का कहना है कि क्षेत्र के लोग बीजेपी से जुड़कर संगठन को और मजबूत कर रही है। पूरे प्रदेश में बहुत जोश है और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के लोगों में भी काफ़ी उत्साह है, बहुत ही जोश है और कई सारी हमारे क्षेत्र की महिलाओं ने जगह जगह से स्थान से जो है भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की है और उनका कहना है कि आने वाले समय में श्री धामी जी को जो है पूरी भारी बहुमत से यहाँ से विजय प्राप्त करवाएंगे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी लगातार एक्टिव मोड में है और मैनिफेस्टो को लेकर भी लगातार काम कर रही है। मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन नव प्रभात का कहना है कि पार्टी लगातार 2 महीने से इस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि पहले चरण में पार्टी न्याय पंचायतों में गई, वहीं दूसरे राउंड में सोशल मीडिया और टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। अब तीसरे चरण में कांग्रेस घोषणा पत्र को लेकर जनता से सुझाव मांगेगी, जिसे मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। नव प्रभात ने बताया है कि 35 टीमें पूरे राज्य की विधानसभाओं में जाएंगी और उनसे सुझाव लेंगी। इसके साथ ही लोगों से मैनिफेस्टो में सहयोग की अपील भी की है। हमने इस बार कोशिश की है कि जो कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र है वो प्रतिज्ञा पत्र जनता के सुझावों पर आधारित हो, केवल हमारी अपनी नीतियों पर या हमारी अपनी परिकल्पना पर आधारित ना हो। आप सब लोगों के माध्यम से जनता से हम ये अपील करते हैं कि वो इसमें सहयोग करें और अपनी बात को वो जितने अच्छे तरीके से हमारे सामने रखेंगे, हम राज्य के भविष्य की परिकल्पना को उतना ही अच्छा रूप दें। स्पेशल कांग्रेस की टीम्स करीब 35 टीम्स हैं, उनको भेज रहे हैं एक एक विधानसभा में और एक एक विधानसभा में बड़ी गहराई से वो जाएंगे और समाज के हर वर्ग से बात करेंगे, प्रोफेशन से बात करेंगे, फौजियों से बात करेंगे, अस्पतालों में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि आपकी क्या मांगे हैं, आपकी क्या डिमांड है, आप क्या चाह रहे हैं और जो हमको रिस्पांस मिलेगा उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ भेजा जाएगा। टेक्नोलॉजी भी है इसमें इसके पीछे और उसके बाद फिर जो मैनिफेस्टो का निर्माण होगा। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का तीसरा चरण शुरू हो गया है और इस चरण में कांग्रेस उत्तराखंड के आम लोगों की राय को घोषणा पत्र में शामिल करेगी। इसके साथ ही प्रतिज्ञा पत्र भी आम लोगों से भरवाएगी।
कांग्रेस के स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश पंत ने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए तैयार किया जा रहा घोषणा पत्र उत्तराखंड में सभी वर्गों की भावनाओं और जरूरतों को स्थान दिया जा रहा है। कांग्रेस इस बार अपने चुनावी घोषणा पत्र को लेकर काफी गंभीर है। वह सभी बातों को इस घोषणा पत्र में शामिल करना चाहती है जो जन से मतलब रखता है। और चुनाव की इस घोषणा के लिए, चुनावी घोषणा पत्र के लिए कांग्रेस ने नया तरीका निकाला है जिसमें आमजन की राय को भी शामिल किया जा रहा है प्रतिज्ञा पत्र के जरिए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कोरोना के बढ़ते संक्रमण और थर्ड वेव की आशंका ने राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे सियासी दलों की चिंता बढ़ा दी है। चिंता ये कि अगर संक्रमण बढ़ता है तो चुनावी रैलियों, जनसभाओं पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हमारे पास कोविड की सेकेंड वेव का अनुभव है, फिर भी थर्ड वेव को देखते हुए हर लेवल पर तैयारी की जा रही है। सभी डीएम से एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। टारगेट ये है कि भाई अपने प्रदेश की जनता को हम कैसे ठीक रखें, और दूसरी लहर के सारे अनुभव हम सबके पास हैं कि उस समय क्या स्थितियां बनी थी। तो हर स्तर पे तैयारियां की जा रही हैं और एक हफ्ते में जिलाधिकारी जो भी रिपोर्ट देंगे हमें, उस रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। उधर कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के लिए लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं की जा सकती। सरकार को स्पष्ट गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। कोविड का खतरा जिस तरह से बढ़ रहा है, बीजेपी अगर बड़ी रैलियों से बचती है तो कांग्रेस भी इसका पालन करेगी। चिंताजनक है कि चुनाव संपन्न होना है, कैसे संपन्न होगा। मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें स्पष्ट गाइडलाइन जारी करनी चाहिए और सभी लोग उन गाइडलाइन का पालन करें। दिक्कत यहाँ पर होती है कि सरकार अपनी तो बड़ी बड़ी रैलियाँ करती है और दूसरों के लिए अगर नियम कानून बना दे तो तब उन नियम कानूनों का पालन होना संभव नहीं होता। इसलिए बड़ी रैलियाँ करने से सरकार भी बचे और उसके बाद विपक्ष भी उस धर्म को निभाएगा जो राज्य के प्रति हमारा धर्म है, उसको हम भी निभाएंगे। सिर्फ एक महीने पहले ही सरकार ने पूरी क्षमता के साथ सारे प्रोग्राम, रेस्टोरेंट और दूसरी एक्टिविटी शुरू करने के आदेश दिए थे, लेकिन कोविड के बढ़ते केसों से थर्ड वेव की आशंका बढ़ गई है, जिससे नेताओं के हाथ पांव जरूर फूल गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। पीएम मोदी की 4 दिसंबर की जनसभा को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज बीजेपी ने देहरादून जिले के लिए 12 से अधिक प्रचार वाहन रवाना किए हैं। सांसद नरेश बंसल ने प्रचार वाहनों को रवाना किया है। इन वाहनों के जरिए लोगों को 4 दिसंबर के लिए इनवाइट किया जा रहा है। बीजेपी जनसभा को मोदी मैं करना चाहती है और इसके लिए हजारों की संख्या में पीएम मोदी के फेस मास्क मंगाए गए हैं। आज बीजेपी कार्यालय में इसका डेमो दिया गया। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं और स्वाभाविक है कि प्रदेश के सभी कार्यकर्ता, जनता अपने लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री को सुनना और देखना चाहती है। उसको आमंत्रित करने के लिए सभा में, उस तक निमंत्रण पहुंचाने के लिए हमने आज प्रचार वाहन रवाना किए हैं। दिल्ली दून इकोनॉमिक कॉरिडोर को दिल्ली और उत्तराखंड के विकास के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। 2024 में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इस कॉरिडोर से यूपी उत्तराखंड के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। अब दिल्ली से देहरादून जाने में सिर्फ 2.5 घंटे का वक्त लगेगा, यानी 6 घंटे की दूरी अब सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। पीएम मोदी 4 दिसंबर को दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। 8300 करोड़ का ये प्रोजेक्ट दिल्ली, एनसीआर, यूपी और उत्तराखंड के विकास की नई सौगात साबित होगा। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे में हरिद्वार,
मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद से कनेक्टिविटी के लिए 7 प्रमुख इंटरचेंज होंगे। वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर होगी। देहरादून के पास 340 मीटर लंबी सुरंग भी बनाने का प्लान है। मनोहरपुर से कांगड़ी तक बनने वाली हरिद्वार रिंग रोड करीब 1600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। ये हरिद्वार में ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत देगी। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर से उत्तराखंड जाने वालों के लिए ये कॉरिडोर बहुत बड़ी सौगात साबित होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि कॉरिडोर से दिल्ली से उत्तराखंड जाना बेहद आसान हो जाएगा, जिससे टूरिज्म को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। उसी के साथ दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की औद्योगिक विकास और व्यापार के लिहाज से भी ये कॉरिडोर अहम भूमिका अदा करेगा। उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। इस एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के लिहाज से सभी मानकों का खास ख्याल रखा जाएगा। इस कॉरिडोर का निर्माण 4 फेज में किया जाएगा। एक्सप्रेसवे पहले फेज में 12 लेन होगी, जबकि दूसरे, तीसरी और चौथे फेज में 6 लेन का हाईवे बनाया जाएगा। 2024 तक इस कॉरिडोर को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे राज्य में 1 लाख करोड़ की योजनाएं हैं जो इस समय चल रही हैं, चाहे वो 4 धाम प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की बात करें, चाहे अन्य और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें से जो कंप्लीशन की ओर है उनका लोकार्पण हो जाएगा, जो शुरुआत होने उनका शिलान्यास हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इस राज्य के लिए प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों में जो सौगात दी है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा हमारे जैसे राज्य के लिए उपलब्धि है। यूपी में विकास के लिहाज से भी ये कॉरिडोर अहम रोल अदा करेगा। कॉरिडोर मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद से होकर गुजरेगा। इस सभी शहरों में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में औद्योगिक व्यापारिक विकास के लिहाज से भी ये कॉरिडोर गेम चेंजर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और पूर्व सीएम हरीश रावत आज पिथौरागढ़ के मुंशियारी पहुंचे। हरीश रावत यहां जोरदार उनका स्वागत किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में हरीश रावत का स्वागत किया गया। हरीश रावत ने कहा है कि मुंशियारी और धारचूला पहुंचने पर स्वागत किया गया। क्षेत्रवासियों और कांग्रेस जनों का दिल से यहां पर दिल की गहराई से धन्यवाद। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं। एड्स के मरीज से ना करे भेदभाव। देहरादून में शहीद चित्रेश मिश्र के घर पहुंचे सीएम धामी। शहीद के परिजनों से की मुलाकात। सैन्य धाम के लिए ली गई शहीद के घर की मिट्टी। देवस्थानम बोर्ड भंग को लेकर घोषणा कर पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने उठाए सवाल। कहा, जब बोर्ड को भंग करने की घोषणा हो चुकी है तब सीईओ क्यों अपॉइंट किए गए। दिल्ली में संसद भवन के बाहर विपक्षी दलों का प्रदर्शन। सांसदों के निलंबन का किया विरोध। सिंघू बॉर्डर पर होने वाली किसान संगठनों की बैठक रद्द। 40 किसान संगठनों की होने वाली थी बैठक। कृषि बिल वापसी के बाद होनी थी अहम बैठक। कोरोना पर सीएम योगी ने की है बैठक। सीएम योगी के निर्देश, दूसरे राज्यों से आए हर व्यक्ति की जांच हो, बहुत सतर्कता और सावधानी की जरूरत। आजमगढ़ पहुंची एसपी नेता जूही सिंह ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, हर मोर्चे पर फेल है योगी। आजकल शादियों में देखने को मिल रहा है चुनावी रंग। बीजेपी के एक गाने पर झूमकर नाच रहे बाराती। बीजेपी के गाने पर नाच रहे बारातियों का वीडियो हो रहा है वायरल। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनेगी दुनिया की सबसे लंबी पेंटिंग। काकोरी कांड के शहीदों को होगी समर्पित।
25 दिसंबर को IRCTC रामपथ यात्रा ट्रेन की चलाने जा रही है। इसके पहले भी 2 बार की यात्रा से श्रद्धालुओं का अच्छा रिस्पांस मिला था। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर गिराने के मामले में टावर गिराने की समय सीमा खत्म। सुपरटेक ने और 6.5 महीने का मांगा वक्त। प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट को जल्द सौंपेगा स्टेटस रिपोर्ट। सुपरटेक ट्विन टावर मामले में जांच के बाद शासन के आदेश पर दर्ज हुई FIR SIT की जांच के आधार पर 30 अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर राजस्थान से आए अभ्यर्थी बैठे आमरण अनशन पर। प्रियंका गांधी से मामले में दखल देकर भर्तियां बहाल करने की मांग कर रही हैं। यूपी TET पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण संजय उपाध्याय गिरफ्तार। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत मामले में जांच में जुटी CBI की टीम। फिर होटल के अंदर CBI टीम ने जांच पड़ताल की। कानपुर में पारिवारिक कलह से परेशान ट्यूशन टीचर ने खुद को गोली मारकर दी जान। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बदायूं में सहसवान इलाके में 2 दिन से लापता युवक की गला रेतकर हत्या। पुलिस कर रही है मामले की जांच। सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी की 6 बाइक और अवैध असलहे बरामद। गोंडा के शहर कोतवाली क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने किया खुलासा। हत्यारोपी की बहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। फतेहपुर में दहेज की डिमांड पूरी नहीं करने पर महिला की हत्या। मायके वालों की तहरीर पर ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज। हत्यारोपी पति गिरफ्तार। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत पर उठे कई सवाल। परिजनों ने दहेज के लिए पति पर हत्या का लगाया आरोप। आरोपियों की तलाश जारी। कानपुर में GSVM मेडिकल कॉलेज के हैलट अस्पताल में एक बार फिर डॉक्टरों की लापरवाही आई सामने। अस्पताल में इलाज न मिलने से हुई मरीज की मौत। इटावा में स्कूली छात्रा के साथ टॉफी देने के बहाने रेप का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कासगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 3 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। 2 तस्कर गोली लगने से घायल। ATM हैक कर ATM मशीन से पैसे निकालने वाले गैंग गाजियाबाद साइबर पुलिस और इंदिरापुरम थाना पुलिस ने किया खुलासा। गैंग के 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कृषि कानून वापसी बिल को मिली मंजूरी। बिल पर राष्ट्रपति ने किया साइन। तीनों कृषि कानून रद्द। अमित शाह का सहारनपुर दौरा कल। मां शाकुंभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। CM योगी भी रहेंगे मौजूद। योगी सरकार ने ग्रुप C और D के कर्मचारियों के साथ अधिवक्ताओं को दी है 1 रुपए में घर। 10 साल तक मकान नहीं बेच पाएंगे मकान मालिक। महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के कार्यक्रम में बोले CM योगी आदित्यनाथ। कहा कि अब तो जिसे खुद पर शक होगा वही भव्य राम मंदिर निर्माण पर संदेह करेगा। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बात में बोले अखिलेश यादव। कहा जनता तय करेगी योगी सरकार चाहिए या योग सरकार। बांदा में अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा। बीजेपी पर किया तीखा हमला। सिर्फ दमदार झूठ बोलती है सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन को लेकर आपको बता दें कि भारत में कर्नाटक में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। भारत में ओमिक्रॉन वायरस की दस्तक। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केस मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। 24 घंटे में हमारे देश में ओमिक्रॉन के 2 केस मिले हैं। 66 साल और 46 साल के व्यक्तियों में इसकी पुष्टि हुई है। साउथ अफ्रीका से ये दोनों आए हुए थे। सैंपल जांच में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त को आपको बता रही है कि भारत में ओमिक्रॉन वायरस की दस्तक हुई है। और आपको बता दें कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए हमें सावधानियां जरूर बरतनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि 2 केस मिले हैं और ये दोनों आपको बता दें ये साउथ अफ्रीका से दोनों आए हुए थे। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे
2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस नेटवर्क कर्नाटक में की रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस किया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कनेक्ट करते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी प्रीति हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, अगर बात करें तो ओमिक्रॉन के केस जो है वो मिलने लगे हैं। कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के 2 केस मिले हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। आगे क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, मैं बता दूं कि भारत में भी ओमिक्रॉन के जो केस हैं उसने दस्तक दे दी है। 2 केस की पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी कुछ देर पहले अपनी प्रेस वार्ता में की। उन्होंने साफ किया कि जो 2 केस हैं जो कर्नाटक के हैं और जो बाहर देश से आए हुए थे, उनकी स्क्रीनिंग की गई और जब टेस्ट किया गया तो उसमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों केस हैं ये बाहर से आए हुए हैं और ये एक 46 साल के हैं और एक 66 साल के मेल हैं, जिनकी अभी मॉनिटरिंग की जा रही है। उनको ट्रीटमेंट के लिए रखा गया है। लेकिन अभी ऐसे और 10 लोग हैं जिनकी टेस्टिंग के लिए लैब में टेस्ट के लिए दिया गया है, जिनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। ये 10 लोग वो थे जिनमें माइल्ड लक्षण थे और जिनकी टेस्टिंग के लिए आगे जो टेस्ट करना था उसके लिए भेजा गया था, जिसमें से 2 लोगों की पुष्टि हो गई है। लेकिन अभी बाकी लोगों की जो रिपोर्ट है वो आना अभी बाकी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जहां तक बूस्टर डोज को लेकर सवाल किया गया प्रेस वार्ता में कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन की दस्तक जो है वो भारत में हो गई है, तो क्या बूस्टर डोज लगाया जाएगा? तो उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि इस पे भी वैज्ञानिकों के साथ बात चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम इससे कुछ हद तक इससे बचा जा सकता है, तो बूस्टर डोज लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, इसको लेकर वैज्ञानिकों से बात चल रही है और जल्द ही इस पे फैसला आ जाएगा। और साथ ही एक सबसे बड़ा अहम सवाल कि अब क्या, जब भारत में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है, ये नया वेरिएंट भारत में भी आ चुका है, जिसको पिछले जो डेल्टा वेरिएंट था, और इस नए वायरस की अगर बात करें तो इसकी दस्तक भारत में हो चुकी है। हालांकि इससे हमें सतर्क रहने की जरूरत है और इसके साथ ही साथ मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइजर बहुत जरूरी है और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जान सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी।